गालिब की हवेली के अंदर है, जहाँ पर करीब 200 साल पहले की अगर हम पढ़ाई करें तो 200 साल पहले गालिब यहीं रहा करते थे। ये उनका घर है। जब हाल के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, इस घर के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या था, तो पता चला यहाँ पर कोयले की टाल चला करती थी। बहुत मशक्क़त हुई, बहुत दिनों के बाद जाकर सरकार ने इसका संज्ञान लिया, फिर इसको रिस्टोर करवाया गया और कैसे ये हवेली जो छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे 2 कमरों का, इसको फिर से रिस्टोर किया गया। जो गालिब के शौकीन हैं, जो गालिब को मानते हैं, उनके लिए। तो हमारे साथ फिरोज साहब बने हुए हैं। सर, इसके बारे में हमें ये बताइए कैसे इसको रिस्टोर किया गया, क्या कहानी है। बहुत सारे लोगों का सहयोग है, उनमें से एक आप भी है जिन्होंने PIL वगैरह डाली, कोर्ट में गए, मुकदमेबाजी हुई, काफ़ी लंबा वो सिलसिला चला। उसके बाद फिर सरकार ने इसको रिस्टोर करवाया और आज हम फिर गालिब की हवेली में खड़े हैं। हाँ नहीं मुकुंद, आपने सही कहा। काफ़ी लोगों ने कोशिश करी, दरख्वास्तें लिखी। शुरू में हमने भी दरख्वास्त लिखी, लेकिन दरख्वास्तों से कुछ हुआ नहीं। उस वक्त जो सरकार थी उस दौर में, मैं 1996 की बात करता हूँ, तो डिड नॉट बॉदर अबाउट दिस हवेली। तो फिर हमने जो है PIL फाइल करी। मेरे एक दोस्त थे, मेरे बल्कि स्कूल मेट भी रह चुके हैं, अतीब सिद्दीकी, बड़े लॉयर हैं। तो उनकी मदद से ये हमने PIL फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में। अब मैं एक बैकग्राउंड छोटी सी एक सेकंड लूँगा आपका बताने में कि मेरा घर पास में यहाँ था काले साहब में। जब हम स्कूल जाते थे तो मैं देखा करता था कि इस हवेली के आगे अंग्रेज़ लोग फ़िल्में ले रहे हैं, इसकी फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं। कोई बड़ा आदमी उसको गौर से देख रहा है, कुछ लिख रहा है, तो समझ में आया कोई ख़ास जगह है। फिर बड़े हुए, पता चला कि ये तो गालिब का घर था किसी वक्त में, तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस जगह कोयला बिका करता था, लकड़ी की टाल थी। फिर बाद में हीटर का कारखाना लग गया, बिल्डिंग मटेरियल का भी यहाँ जो है वो बिकने लगा। हम कॉलेज वगैरह जब क्रॉस करके आए तो हमने कहा नहीं, ये तो बहुत बड़े शायर के से भाई देखिए, इंग्लैंड में इन्होंने शेक्सपियर के घर को, वर्ड्सवर्थ के घर को रिस्टोर किया है, कीट्स के घर को रिस्टोर किया है, तो हम गालिब के घर को रिस्टोर क्यों ना करें। खैर हमने ऐसे ही PIL डाल दी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो जस्टिस CM नैयर हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लैंडमार्क जजमेंट दिया कि 6 महीने के अंदर इस हवेली को जो है रिस्टोर कर दिया जाए। और वाकई में 6 महीने के अंदर दिल्ली सरकार को जो है ये हुक्म दिया कि इसको रिस्टोर किया जाए। वो कारखाने वगैरह हट के उनको जगहें दूसरी दे दी। और लेकिन हम ये चाह रहे थे एक बड़ा बहुत ही एक इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट बने। 400 गज़ हमने यहाँ जगह मांगी थी, 400 गज़ तो नहीं मिली, लेकिन ये जो है 130 स्क्वायर यार्ड्स मिली। पर हमने कहा चलो भागते चोर की लंगोटी सही। तो ये जो मिला, तो फिर भी हमने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, खुदा का, चलो ये हमें मिल गया। तो अब यह है कि जब से यहाँ लोग आते हैं, आप देखिए बच्चे भी आए हुए हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, हिस्ट्री के, उर्दू के, पर्शियन के, सभी लोग आते हैं। अब यह है कि दिस इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जो कल्चर के कन्वेशियर्स हैं, गालिब की पोइट्री को चाहने वाले हैं, वो यहाँ आते हैं, अच्छा वक्त गुजरता है। लेकिन देखिए, आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत 4 दांगे आलम में इसको सुना जाता है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके चैनल के थ्रू करना चाहूँगा टू दी अथॉरिटीज़ कि यहाँ पे ये एक डेड मॉन्यूमेंट की तरह है, ठीक है। इसको लिविंग मॉन्यूमेंट बनाने के लिए यहाँ पे हो सकता है एक छोटा सा रीडिंग रूम बना दें, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का एक अखबार आ जाए, उर्दू सिखाने का कोई यहाँ कंप्यूटर लग जाए, यानी यहाँ रौनक होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गालिब अकेडमी है, उर्दू अकेडमी है दिल्ली में, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू, बड़े बड़े उर्दू के ये इदारे हैं, ऑफिसेज़ हैं। इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दे आर ऑल नोडल एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर एज वेल एज दिल्ली गवर्नमेंट। तो उनको सोचना चाहिए। बस 2 दिन यहाँ कुछ हम और आप जैसे लोग आ जाते हैं, लाइट जल जाती है, और जो 27 दिसंबर उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 15 फरवरी उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उसमें थोड़ा सा गुणगान हो जाता है, बाकी तो गालिब को भुला दिया जाता है। जो सरकार का कोई शख्स सुन रहा है कि गालिब के इस हवेली के अंदर एक कमरे में उनका जो दीवान है हिंदी का, उसको यहाँ पर अवेलेबल किया जाए। जो भी नोडल एजेंसीज़ हैं, चाहे गालिब अकेडमी है, चाहे वो NCPUL है, या वो कोई और एजेंसी है, उर्दू अकेडमीज़ हैं, गालिब का दीवान कसरत से यहाँ मिलना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए उसका।
गालिब जब यहाँ रहा करते थे उस वक्त कैसी रौनक होती थी यहाँ पे? कौन लोग आया करते थे? बैठकें होती थी, आम खाया जाता था, बातें होती थी, गप्पे लड़ाई जाती थी, उसके बारे में आप जरा बताइए। देखिए ऐसा है, यहाँ तो बड़ी रौनक थी। और गालिब के जो ख़ास दोस्तों में हाली साहब थे, ठीक है, नवाब शेफ्ता थे, तुफ्ता थे, और बाकी है कि सब अच्छे दोस्त थे। लेकिन गालिब की जो है जो लगती थी, यानी जो उनके जो गालिब के जो वो होते थे राइवल्स, सबसे बड़े राइवल उनके थे ज़ौक़। नंबर 2 पे आते थे उनके मोमिन, फिर आते थे मीर। तो जैसे वो शेर है ना कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। तो ये बात उन्होंने फोकस किया था, ये तीर छोड़ा था उन्होंने ज़ौक़ के लिए, क्योंकि ज़ौक़ बड़े करीब हो गए थे बहादुर शाह ज़फ़र से। और बाकी वो एक बात और बता दूं, इस हवेली में गालिब बड़े मज़ेदार खाने खाया करते थे। दिल्ली और ख़ासतौर पुरानी दिल्ली में आप खड़े हैं, आते हैं गालिब के क्या क्या शौक थे? जब वो थे खाने पीने का बड़ा उनको शौक था, हाँ। बैठ के होती थी तो खेलते थे, क्या सब उनके शौक थे, जरा उस पर अब हम बात कर लेते हैं। हाँ मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपने गालिब के गेम्स की बात करी, तो देखिए गालिब बड़े ज़बरदस्त शतरंजी थे, ज़बरदस्त शतरंज खेला करते थे। और साथ ही साथ गंजीफा एक गेम हुआ करता था उसी ज़माने का, चौसर था, पतंगबाजी थी। इसके अलावा गालिब बड़े ज़बरदस्त खाने खाया करते थे। अब वो खानों के चंद मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे जो अगर मुझे सही याद है तो एक तो तले कबाब थे, दाल मुरब्बा था, भुना गोश्त था, शामी कबाब थे, बेसन की कड़ी, पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोहन हलवा, जिसको हम हलवा सोहन कहते हैं। और खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर लेते थे, चाहे वो बर्फ़ी हो, मिश्री हो, या फिर पिसे हुए बादाम। ये बड़े शौकीन मिजाज थे गालिब खाने के मामले में। और ये सुनिए, गालिब चूँकि तुर्किया थे, अच्छे खाने खाते थे, तो उनका चेहरा ऐसी चमकता था बिल्कुल, यानी सुर्ख़ सफ़ेद थे गालिब, ठीक है। और गालिब की पैदाइश तो देखिए, हम तो दिल्ली में खड़े हैं, 1869 को जो है गालिब गुज़रे, इसी हवेली में गुज़रे, यहीं रहा करते थे। बड़े उनके मकान बदले। और उनके गालिब के वालिद साहब बहुत जल्दी गुज़र गए थे। आगरा में उनकी पैदाइश हुई थी, और आगरा की वो हवेली जहाँ गालिब पैदा हुए थे, आजकल वो लड़कियों का स्कूल है, ठीक है। गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग, बहुत जल्दी गुज़र गए। तो गालिब को जो पालने का काम था वो काम किया था मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग, उनके चाचा थे, सगे चाचा। हाँ सगे, करीब वो 5 साल के थे जब उनके जो है हाँ बिल्कुल 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, वो दिल्ली आ गए, फिर यहीं रहे। हाँ यानी 1800, अगर मुझे याद है, सही याद है, तो 1803 या 5 में उनके वालिद अब्दुल्ला बेग गुजर गए थे। जी। और यहीं पे उनकी ससुराल भी है, इसी मोहल्ले में थोड़ी लगती हुई। हाँ बिल्कुल। और बाकी है कि आप ये देखिए, गालिब वहाँ बैठ के शायरी कर रहे हैं, ठीक है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और आपने पूछा था ना कि गालिब क्यों इतने फेमस हो गए, शेर यही है उसका, उनका बोलने का अंदाज़ ही कुछ अलग था। शेर क्या, एक तो शेर बहुत ज़बरदस्त थॉट कंटेंट शेरों का, ठीक है। और उनके अंदर एंग्स था, जो दर्द था, जो करुणा थी, जैसा कि निराला ने भी कहा और गोपाल दास नीरज ने भी यही बात कही। तो वो तो मतलब मैंने बताया ना तो वो शेक्सपियर में वो चीज़ देखी गई, ना वो वर्ड्सवर्थ में थी, ना वो किसी और दूसरे बड़े इंग्लिश, चाहे कीट्स हो, शैली हो। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। हाँ। जब वो फ़कीर गाता हुआ निकला और उससे जब गालिब ने पूछा कि भाई ये किसका कलाम है, उन्होंने कहा मीर तकी मीर का कलाम है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यही जो आप यहाँ गा रहे हैं, ये ज़ौक़ की हवेली के पास जाकर के गाएं, तो उनको भी ये पता लगे कि जो शायरी है वो खाली तुकबंदी और जो आप बहुत अच्छे शब्द कहते हैं, सिर्फ वही शायरी नहीं होती है, वो कहने के अलग भी अंदाजे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं बताऊँ आपको, जैसे उन्होंने शेर ये भी कहा कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। ये उन्होंने कटाक्ष किया था। और बाकी ये बैठक हुआ करती थी गालिब की, यहीं पे वो चौसर, गंजीफा, शतरंज वगैरह खेला करते थे। उनके दोस्त कौन कौन थे जो शायर नहीं थे? शायरों के साथ तो उनको अलग एक मेलजोल था या फिर एक टसल थी, लेकिन उनके दोस्त जो थे, देखिए उनके दोस्तों में से मैं बताऊं, काफ़ी तो दोस्त जो थे, यानी चाहे वो आगरा में रहें
या दिल्ली में रहें या कहीं भी जाएं, चाहे वो वाराणसी जाएं, कलकत्ता जाएं, दोस्त उनके काफ़ी सारे थे। और ज़्यादातर जो दोस्त थे उनके वो बिज़नेस कम्युनिटी से थे, क्योंकि देखिए पढ़ने लिखने वाला आदमी, कलम घिसने वाला आदमी वो कमाई नहीं कर पाता। तो वो तो ये है कि भाई कहीं ना कहीं से बस उनकी इज़्ज़त बनी रहती, थोड़ा बहुत उनको वजीफ़ा मिल जाता बादशाह के यहाँ से, या उनके दोस्त किसी की कसीदा गोई कर देते, 2 शेर लिख देते किसी की तारीफ़ में। मान लीजिए आपकी तारीफ़ में 2 शेर गालिब साहब ने लिख दिए, तो आपने उनके हाथ पे कुछ रख दिया। तो ये उनके दोस्तों की कमी नहीं थी। और वो जो शेर थे जो उन्होंने अपने दोस्तों के लिए लिखे, अगर वो उनकी कलेक्शन हो जाए, अब पता नहीं वो शेर कहाँ गए, क्या है। वो तो गालिब तो मैं बताता हूँ इटर्नल पोएट हैं। गालिब के बारे में काफ़ी पॉपुलर कि वो हुक्का के बहुत शौकीन थे, शराब के बहुत शौकीन थे। मतलब वजीफ़ा मिलता था, पैसे मिलते थे, घर में मुफलिसी छाई हुई है, पत्नी शिकायत कर रही है, लेकिन पैसे मिलते थे तो मेरठ से शराब मंगाते थे, वो भी एकदम महंगी वाली। शौक भी ऐसे, कर्जा लेके शराब पिया करते थे वो। देखिए मैं हाँ एक गालिब की बहुत अच्छी चीज़, हाँ हुक्का पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, बैठे वहाँ पे प्याले रखे हुए हैं जो उनकी मूर्ति है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। और ये जो बर्तन है गालिबन सुराही या तो पानी की सुराही है, या इसमें जो है जाम हुआ करता था, शराब हुआ करती थी। ये देखिए गालिब को शराब से जोड़ना, कई लोग उनको बेदीन बताते हैं, कहते हैं जी वो तो बेदीन थे, शराब पीते थे, ये वो। तो देखिए उनकी अपनी पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है। आदमी हुक्का पिए, पान खाए, सिगरेट पिए, ठीक है, ठीक नहीं है, वी आर नॉट द जजेस, ठीक है। उनका मिजाज तो ऐसा था, कहते मैं तो आधा मुसलमान हूँ, मतलब मैं शराब पीता हूँ लेकिन मैं सूअर नहीं खाता। वो ऐसा है, ये बात कह के वो अंग्रेज़ों की जेल से छूटे थे। अंग्रेज़ ऑफिसर जो था, पुलिस ऑफिसर, उसने पूछा उनसे कि तुम कौन हो, क्या मज़हब है? आधा मुसलमान हूँ। तो उन्होंने भाई ये क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी शराब तो पीता हूँ लेकिन मैं खंजीर यानी सुअर का गोश्त नहीं खाता हूँ। तो ये बड़ा विट था उनका, बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड था। तो आपने शराब की बात की, एक छोटा सा किस्सा और बताता हूँ। जब उनको लगती थी पीने की ना, फिर वो बड़े बेचैन होते थे। अच्छा, गालिब नमाज वगैरह नहीं पढ़ते थे, ठीक है, उनकी लाइफ है। अब वो जुमा भी नहीं पढ़ते थे। तो ऐसा हुआ कि किसी ने उनको जब तलब हुई शराब की, तो किसी ने उनसे कह दिया तुम मस्जिद में जाओ, यही जो मस्जिद है बराबर में, हकीमों वाली मस्जिद, और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, तुम्हें शराब मिल जाएगी, अल्लाह मियाँ सबकी मनोकामना पूरी करता है, तुम्हारी भी। अब वो मस्जिद में गए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, मस्जिद में नमाज से पहले एक छोटी नमाज होती है, ठीक है। उसको मतलब हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, 3 रकात जो भी, 4 रकात, तो उसको हम कहते हैं कि भाई नफिल, ठीक है। तो वो नफिल, जुमे की जो मेन नमाज है, फ़र्ज़ तो बाद में पढ़ाई जाती है, नफिल पहले पढ़ते हैं, 2 नफिल 4 नफिल। तो जब वो नफिल पढ़ रहे थे, जुमा नहीं हुआ था, उनका एक स्टूडेंट करेक्शन कराने आ गया गालिब से। और जब करेक्शन कराने आया तो उसे पता था गालिब साहब करेक्शन के लिए क्या लेते हैं, बोतल दबी हुई थी, छुपा के लाया था, मस्जिद में ऐसे दिखा के थोड़ी लाता। उसने अपने जो है अपने कोट में से, अपनी शेरवानी में से वो बोतल खामोशी से गालिब साहब को दिखाई, और गालिब साहब समझ गए करेक्शन करनी है। तो नमाज पढ़े बिना, फ़र्ज़ पढ़े बिना वापस आ गए घर। कहने लगे कि जब नफिल में ही काम हो गया तो मैं फ़र्ज़ क्यों पढ़ूं। तो ये जो समझने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने वाले समझ जाएंगे, लेकिन ये एक लतीफ़ा है गालिब के ताल्लुक़ से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। आप देखिए गालिब का शायद उनके ज़माने का एक रिक्रिएट किया गया है, दीवान ऐसे लिखा करते थे, एक आर्टिस्ट ने इसको रिक्रिएट किया है। मैंने ही बल्कि जो है ICCR से एक रिक्वेस्ट करके कहा था कि एक रिक्रिएट करो उस ज़माने का, तो उस पर धब्बे डाल के कलम से लिख के ये किया गया है काम। और ये देखिए उनका वो है जो वो पहना करते थे, कुर्ता कह लीजिए इसको, क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, पोशाक भी बड़ी फेमस है, मतलब हाँ, एक उनकी टोपी हुआ करती थी, अचकन होती थी, और वो बहुत फैला हुआ सा मुकुंद उस पर मैं एक दिलचस्प चीज़, गालिब का असली एक ही जिसको पिन होल कैमरा होता था उस ज़माने में, ठीक है। तो एक ही फ़ोटो थी गालिब की, और वो फेमस फ़ोटो है, वो काले ब्लैक एंड वाइट है, एक चोगा है, और वो मतलब ओवरकोट है लॉन्ग, उसमें साइड में जो है वो रंगीन वो बॉर्डर चल रहा है। तो वो एक ही उनकी फ़ोटो थी। अगर थोड़ा इस गली से आप आगे जाएंगे तो गालिब की जो बेगम हैं,
उनका भी घर वहीं पे है, ठीक है, और उसको बोलते हैं महल सराय, और उनकी बेगम का नाम था उमराव बेगम। तो अगर वक्त मिले तो उस आजकल वो मतलब दवाखाना बना हुआ है, शायद दवाखाना भी बन गया, ख़त्म हो चुका है। तो अब ये पुराने ज़माने की दास्तान हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपका ब्लॉग भी है, इस तरह से अगर इन चीज़ों को आप उसके ज़रिए जो है चारदांगे आलम में पहुँचाएँ तो गालिब कभी मरेंगे नहीं। गालिब इटर्नल हैं, इटर्नल रहेंगे और हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। और एक बात को मैं बात को कह के ख़त्म करूँगा। इस हवेली को जैसे मैंने कहा, मैं चाहता था दिस शुड बी अ लिविंग मॉन्यूमेंट, नहीं हो पाई। और ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये मोस्टली मटेरियल मेरा ही दिया हुआ है, जो मैंने ICCR को दिया था। उन्होंने इसको उसके लिए कोई मैंने चार्ज नहीं किया, एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मैं चाहता था गालिब के चाहने वाले सब मैटर को देखें। एक मैं आपको भी दूंगा एक स्केच जो यहाँ नहीं है, गालिब आम खा रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि गालिब को हमेशा ज़िंदा रखना है, और आप जैसे जो यंग मैन हैं और जो नौजवान लोग हैं, आपको मैं कहना चाहूँगा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू कि आपने यू कॉन्टेक्टेड मी, गालिब के लिए आपने बात करी, आपने गालिब को समझा, पढ़ के आप गालिब के लिए आए। तो गालिब कभी मरेगा नहीं जब तक आप जैसे लोग गालिब की परवाह करेंगे, गालिब को गलियों में उनकी ढूंढेंगे। गालिब विल ऑलवेज़ लिव।